हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधा और ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, बीएससी आर्ट फर्स्ट में अपना जो पिछला वीडियो था, पिछला जो टॉपिक था वो यूकेरियोटिक कोशिकांगों का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो यूकेरियोटिक कोशिकांगों में जो नेक्स्ट कोशिकांग है वो है न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस, केंद्रक। तो देखो, केंद्रक के स्थिति के आधार पर ही अपन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकांगों को डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकांगों को अपन अलग अलग रूप से बांट सकते हैं। इनमें केंद्रक की संरचना, केंद्रक की स्थिति। देखो, केंद्रक कोशिका सभी सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिसमें केंद्रक एक मूलभूत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। केंद्रक एक आनुवंशिक पदार्थ युक्त, केंद्रक जो है केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ युक्त एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कि भाई जो केंद्रक होता है ये कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अपन केंद्रक की जब संरचना देखें तो केंद्रक की संरचना में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक प्रजाति में, पादप या जंतु, हर प्रजाति में केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो हर प्रजाति में अलग अलग होती है। गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। तो गुणसूत्र प्रत्येक प्रजाति में, जैसे मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र तो अलिंगी, 44 गुणसूत्र अलिंगी, और जो 2 गुणसूत्र हैं वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं। लिंगी गुणसूत्रों में इनको X और Y से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग पादप प्रजातियों में इन गुणसूत्रों की, जैसे गेहूं है 14, प्याज में 16 है। तो इस प्रकार से अलग अलग इनमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है और इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए पाए जाते हैं। इसमें आनुवंशिक पदार्थों के वाहक के रूप में जीन पाए जाते हैं। जीन पाए जाते हैं। जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। जीन जो हैं ये अपने मानव शरीर या पादप प्लांट प्रजातियों में जो सूचनाओं का ट्रांसफर, आनुवंशिक सूचनाओं का ट्रांसफर करने का कार्य है, ये जीन करते हैं। तो अपन केंद्रक की संरचना के बारे में अपन देखेंगे कि केंद्रक की संरचना
केंद्रक की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखो केंद्रक की संरचना एक गोलाकार संरचना का, ये केंद्रक की संरचना है। इस केंद्रक की संरचना को देखने के लिए अपन इसकी आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इसकी अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, आंतरिक संरचना देखते हैं, तो केंद्र के दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग है जिसमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये गोलाकार संरचना के रूप में दोहरी झिल्ली, ये बाहर की ओर जो है ये कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली जो केंद्रक को आवृत करने का कार्य करती है। ये झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य से केंद्रक को अलग करने का कार्य करती है, जिसके कारण केंद्रक एक अलग कोशिकांग के रूप में इन दोहरी डबल यूनिट मेम्ब्रेन से, दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। और जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है ये कहलाती है इनर मेम्ब्रेन, अंतः झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। इस बाह्य झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्वी जालिका जुड़ी हुई होती है। ये अंतःप्रद्वी जालिका पर ये जो राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं, जिनके कारण राइबोसोम के कण ये अंतःप्रद्वी जालिका से चिपके हुए होते हैं। और इन राइबोसोम, ये राइबोसोम के कण हैं, ये जो हैं, वैसे पर लिख रहा क्या है राइबोसोम। इन राइबोसोम के कारण ये अंतःप्रद्वी जालिका खुरदरी दिखाई देती है। इसलिए अंतःप्रद्वी जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं, स्मूथ एवं राइबोसोमल, आर ई आर और एस ई आर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो कहलाती है खुरदरी, खुरदरी, और ये कहलाती है चिकनी। एक तो है खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका और एक है चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका। इन अंतःप्रद्वी जालिकाओं पर लगे हुए राइबोसोम के जो कण हैं ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने के कार्य में अपनी भूमिका निभाते हैं, कार्य करते हैं। इस पर अंदर की ओर एक छोटा भाग पाया जाता है, ये कहलाता है न्यूक्लियोलस केंद्रिक, केंद्रकाभ भी बोलते हैं इसको, केंद्रिक या केंद्रकाभ, केंद्रकाभ। तो ये केंद्रकाभ के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन जालिकाएं होती हैं, और ये बाह्य क्रोमेटिन जालिकाएं ये गुणसूत्रों का निर्माण करने का कार्य करती हैं। ये बिखरी हुई अवस्था में केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं, ये कहलाती हैं क्रोमेटिन। ये भाग जो है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। ये इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में कुछ छिद्र पाए जाते हैं इस तरह से, ये केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर। इस तरह से ये जो छिद्र हैं, इन छिद्रों से क्या होता है कि कोशिका द्रव्य से कुछ पदार्थ केंद्रक के अंदर आ सकते हैं या केंद्रकीय कुछ पदार्थ कोशिका द्रव्य में बाहर जा सकते हैं। इसलिए इसमें एक न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र। इन केंद्रक छिद्रों के माध्यम से कोशिका द्रव्य केंद्रक से सीधा संपर्क में रहता है, जिससे कुछ आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में या कोशिका द्रव्य के कुछ पदार्थ केंद्रक में आवागमन के लिए ये केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से ये केंद्रक छिद्र के माध्यम से इनमें इन पदार्थों का आवागमन बना रहता है। तो इस प्रकार से ये केंद्र की एक बाह्य संरचना है। इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। ये केंद्रक द्रव्य इसमें बिखरी हुई अवस्था में रहता है, जो केंद्र को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब केंद्र के अंदर जो ये क्रोमेटिन जालिकाएं पाई जाती है, इसी
क्रोमेटिन जालिका से ही गुणसूत्रों का निर्माण होता है और ये गुणसूत्र ही किसी भी कोशिका में आनुवंशिक सूचनाओं को ट्रांसफर, गुणसूत्र में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ये डीएनए और आरएनए जो हैं यही सूचनाओं का ट्रांसफर, इनका सूचनाओं का ट्रांसफर करने के लिए इनमें जीन होते हैं। जीनों के माध्यम से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो ये अपन केंद्र की बाह्य संरचना के रूप में, बाहरी स्ट्रक्चर के रूप में केंद्र की बाह्य संरचना देखते हैं। और अब केंद्र की स्थिति क्या है? केंद्र की स्थिति देखो, अलग अलग कोशिकाओं में केंद्रक अलग अलग स्थित होता है। पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो लगभग कोशिका, व्यक्ति कोशिका झिल्ली की ओर पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में केंद्रक पादप कोशिकाओं में केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्ति का आकार में बड़ी होती है, इसलिए इसकी स्थिति परिधीय हो जाती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्ति का छोटी या अनुपस्थित होती है, इसलिए जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में पाया जाता है। मध्य भाग में पाया जाता है। अधिकतर कोशिकाओं में केंद्रक गोलाकार स्थिति में होता है। ज़्यादातर जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक एक गोलाकार राउंड स्थिति में होता है, पर कुछ कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिकाओं में केंद्रक चपटा, बेलनाकार और कई स्थितियों में भी हो सकता है। अब देखो, केंद्रक की जो स्थिति है उसके आधार पर अधिकतर कोशिकाओं में तो एक कोशिका में केवल मात्र एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु अधिकतर कोशिकाओं में केवल एक कोशिका में एक ही केंद्रक उपस्थित होता है,
परंतु केंद्र की स्थिति में ही है, ये स्थिति पोजीशन में ही, परंतु कुछ कोशिकाएं जैसे पादपों की विकसित चालनी नलिकाएं, जैसे पादपों की चालनी नलिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, तथा जंतुओं की आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। भाई पादपों की, भाई ज़्यादातर तो सभी कोशिकाओं में एक ही कोशिका में केवल मात्र एक केंद्र की पाया जाता है, जो कोशिका की स्थिति के आधार पर परिधीय, पादप कोशिकाओं में परिधीय और जंतु कोशिकाओं में मध्यम होता है। परंतु कई कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्र का अनुपस्थित होता है, जैसे पादपों की चालनी नलिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्र का एब्सेंट होता है। पादपों की चालनी नलिकाएं, ये प्रश्न अच्छा मोस्ट है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। अधिकतर सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात चल रही है, पढ़ना एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिकांग है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जिनमें चालनी नलिकाएं, पादपों की चालनी नलिकाएं, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तथा जंतुओं के आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में भी केंद्रक एब्सेंट होता है। और केंद्रक का जो आकार है, अब देखते हैं अपन केंद्रक का परिमाप। केंद्रक का परिमाप, केंद्रक के आकार से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर केंद्रक का परिमाप अर्थात आकार अलग अलग होता है। केंद्रक का आकार 0.1 म्यू एम से 0.5 म्यू एम तक
हो सकता है। भाई केंद्रक का जो परिमाप है, विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, केंद्रक में जो गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग है, पादप प्रजाति हो या जंतु प्रजाति, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, प्याज में 14, गेहूं में 16। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों में जिनमें केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र हैं, क्रोमेटिन, इस तरह से जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर केंद्रक का जो आकार है वो भी अलग अलग होगा, क्योंकि जितने अधिक गुणसूत्रों की संख्या अधिक होगी केंद्रक का आकार उतना ही अधिक बड़ा होगा। तो केंद्रक का जो मूल आकार है वो लगभग 0.1 म्यू से 0.5 म्यू तक होता है, और इसको NP केंद्रक द्रव्य सूचकांक, इसको NP केंद्रक द्रव्य सूचकांक से दर्शाया जाता है। NP बराबर VN VC माइनस VN। ये केंद्रक द्रव्य सूचकांक ज्ञात करने का एक सूत्र है, जिसमें N जो है ये केंद्रक का आयतन, और C इसमें केंद्रक का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन। C इसमें है कोशिका द्रव्य का आयतन। और NP जो है ये केंद्रक द्रव्य सूचकांक है। NP केंद्रक द्रव्य सूचकांक, इसको यहां दर्शा दिया है। यदि केंद्रक का अपन को आकार निकालना है तो केंद्रक द्रव्य सूचकांक NP इज इक्वल टू VN। N इसमें केंद्रक का आयतन है कि केंद्रक का आयतन यदि कोशिका द्रव्य के आयतन में से केंद्रक का आयतन घटा दिया जाए तो ये केंद्रक द्रव्य सूचकांक आया जाता है, जिससे अपन केंद्रक का आकार या परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाओं में इनकी स्थिति अलग अलग होती है। मूल रूप से इनका जो आकार है 0.1 म्यू से 0.5 म्यू तक होता है। ये मैक्सिमम आकार है 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर तक। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कोशिकाओं में केंद्रक का परिमाप भी अलग अलग होता है, जिसकी स्थिति गुणसूत्रों पर डिपेंड करती है। यदि गुणसूत्रों की किसी कोशिका में संख्या अधिक है तो केंद्रक का आकार अधिक बड़ा होगा, और यदि उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम है तो केंद्रक का आकार छोटा होगा। तो इस प्रकार से अपन जो आज का पॉइंट था, केंद्रक की संरचना, केंद्रक की स्थिति, केंद्रक का परिमाप, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में अपन को ये डायग्राम सहित बताना है, जिसमें केंद्रक की स्थिति को इस प्रकार से ये केंद्रक छिद्र कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर। इस पर बाहर की झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है, अंतःपृथ्वी जालिका। ये अंतःपृथ्वी जालिका पर राइबोसोम के कण लगे होते हैं। इन राइबोसोम के कणों का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है, और इस राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ये अंतःपृथ्वी जालिका को दो भागों में बांटा गया है। RER, R का अर्थ है राइबोसोमल, अर्थात RER खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका, SER स्मूथ
अंतःप्रदीवी जालिका। तो इस आधार पर अंतःप्रदीवी जालिका को दो भागों में डिवाइड किया है राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। जिस पर राइबोसोम के कण लगे हुए होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रदीवी जालिका, जिस पर राइबोसोम के कण नहीं लगे हुए होते हैं वो चिकनी अंतःप्रदीवी जालिका कहलाती है। ये जो भाग है यह है इनर क्रोमेटिन। तो इस प्रकार से ये केंद्रक की संरचना, स्थिति और केंद्रक का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र यह है NP = Vn अपॉन Vc माइनस Vn। यदि कोशिका द्रव्य के आयतन में से केंद्रक का आयतन घटा दिया जाए तो उसका केंद्रक द्रव्य सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।